कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो मंथ वाइज करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जनवरी 2024 का। ये हमारा फरवरी 2024 का वीडियो है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। पहला टॉपिक आता है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है कौन? जापान। जापान क्या बन गया हमारा? चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया हमारा जापान बन गया है। तो जापान ने अपने मिशन मून स्नाइपर, मिशन का नाम क्या? मून स्नाइपर। इसके तहत 19 जनवरी 2024 को देर रात्रि को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल कर ली है। अब इसके साथ ही जापान चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। अब इससे पहले भारत, चीन, रूस और अमेरिका ऐसा कर चुके हैं। तो अब कौन है? जापान बन गया है। अब बात करें मिशन स्नाइपर की, जो हमारा जापान का मिशन है, इसके बारे में बातचीत करें तो मिशन के तहत लैंडर जो हमारा स्लिम है, इसने चंद्रमा के शियोली क्रेटर, इसमें सटीक लैंडिंग की है। जो हमारा शियोली क्रेटर है कहाँ? चंद्रमा का, उस पर जाके सटीक लैंडिंग की है। स्लिम का मतलब है, स्लिम का पूरा नाम क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्लिम का पूरा नाम क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो इन्होंने क्या है, ये उनका जापान का लैंडर था। इस लैंडर का वजन हमारे 200 किलो, लंबाई 2.4 मीटर और चौड़ाई 2.7 मीटर थी। जो स्लिम लैंडर है, इसको पूर्व नियत 100 मीटर में फैली लैंडिंग साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जिसमें वो सफल रहा था। लैंडर के साथ 2 रोवर मतलब LEV-1 और LEV-2 भेजे गए थे। अर्थात 2 रोवर थे जो लैंडर है उनके साथ भेजे गए थे। मिशन के तहत भेजे गए लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल और लूनर रोबोट, इनको मिलाकर के सोरा क्यू नाम दिया गया है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए सोरा क्यू क्या है, तो आपको बताना है कि जो हमारा जापान का मिशन है, मिशन स्नाइपर। तो मिशन स्नाइपर तो आपने देखा, मिशन स्नाइपर में क्या है कि जो लैंडर वो रोबोट भेजे गए हैं, अर्थात लूनर रोबोट और जो हमारा लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल है, इन दोनों को मिलाकर के क्या नाम दिएगा? तो सोरा क्यू। अब सोरा क्यू की बात करें तो इनका आकार इतना छोटा है कि इन्हें हथेली पर भी रखा जा सकता है। अब इसे सोरा ही क्यों नाम दिया? क्योंकि सोरा का जापान में अर्थ होता है ब्रह्मांड और क्यू का अर्थ होता है अंग्रेजी का क्वेश्चन, जिसको क्वेस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से लिया गया है। अब हम बात करें चंद्रमा के जो ध्रुवीय इलाके में स्थित जो शियोलिक क्रेटर है, इसको चंद्रमा का सबसे ज़्यादा अंधेरे वाला धब्बा कहा जाता है। यह साइट के मेयर नेक्टारिस में है। तो चांद में एक जगह मेयर नेक्टारिस वहाँ पे है, जिसे चांद का समुद्र भी कहते हैं। अब शियोलिक क्रेटर चांद के सी ऑफ नेक्टर के हिस्से में, जहाँ पे ज्वालामुखी फटा था। कहाँ पे? जहाँ पे ज्वालामुखी फटा था उस वाले हिस्से में। तो मिशन स्नाइपर है, इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग करने के साथ ही मिशन का उद्देश्य है शियोलिक क्रेटर की जांच करना। क्या है? शियोलिक क्रेटर की जांच करना, प्लाज्मा हवाओं की जांच करना, ये सब इसका उद्देश्य था। एक चीज़ है एक्सरेज। तो लैंडर जो स्लिम है, इसके साथ एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोग्राफी या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मिशन है, एक्सरेज भी कहा जाता है इसको। तो हमारे एक्सरेज की बात करें तो लैंडर स्लिम के साथ क्या है? एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है एक्सरिम, ये भी गया है, जो क्या करेगा? चांद पर बहने वाली जो प्लाज्मा हवाएं हैं, इनकी जांच करेगा, ताकि ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति का पता चल सके कि तारे किस तरह उत्पत्ति करते हैं और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। एक्सरिज्म की बात करें तो एक्सरिज्म को जापान, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तीनों ने मिलकर बनाया है। तो यह हमारे जो स्लिम है इसके साथ गया है। जापान के इस मिशन पर करीब $102 मिलियन खर्च किए गए। अब खास बात देखें इसकी न्यूज़ फैक्ट की, तो जापान ने अपना यह मून मिशन 6 सितंबर 2023 को तांगेशिमा स्पेस सेंटर के योशिनोबू लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया था। यह मून मिशन स्नाइपर 25 दिसंबर 2023 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला क्या पूर्णतः यूरोपीय वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला पूर्णतः यूरोपीय वाणिज्यिक मिशन एक्सोइम 18 जनवरी 2024 को लॉन्च कर दिया गया।
जो एक्सोम है मिशन 3 को अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से कैनेडी स्पेस सेंटर कैप कैनरवेल जो फ्लोरिडा अमेरिका वहाँ से लॉन्च किया गया था। एक्सोम मिशन 3 इसके तहत क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम फ्रीडम था तथा यूरोप के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। तो आप देख सकते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, जो स्पेस एक्स के थ्रू जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसके तहत हम क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को भी बाहर भेज रहे हैं। इस मिशन में तुर्की के मिशन विशेषज्ञ अल्पर गेजेरावसी के साथ गए हैं, जो तुर्की के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कौन? अल्पर गेजेरावसी क्या है, तुर्की के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, इसके साथ गए हैं। यह ह्यूस्टन स्थित जो एरोस्पेस फर्म एक्सियोम स्पेस है इसका तीसरा वाणिज्यिक महानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन था। साथ ही साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को ले जाने वाला पहला वाणिज्यिक मिशन भी था। इस मिशन में 4 एजेंसियों ने एक साथ काम किया, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेसएक्स और एक्सियोम एक्स स्पेस। तो मतलब 4 एजेंसियां थी जिन्होंने साथ मिलके काम किया है। अब बात करेंगे हमारे इसरो का। इसरो की बात करें तो हमें विशेष फोकस तो इसरो पर ही देना है। तो इसरो के द्वारा एक्सपो सेट सैटेलाइट लॉन्च किए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने एक्सपोसेट अर्थात एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट क्या है जिसको एक्सपोसेट कहते हैं, इसको 1 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। एक्सपोसेट को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 के द्वारा प्रक्षेपित करके पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया है। किसमें? PSLV C58 के द्वारा क्या किया, पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहां पे स्थापित कर दिया है। और सेट का नाम क्या, हमारे एक्सपो सेट। तो एक्सपो सेट क्या, आकाशीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के जो अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अनुसंधान करने वाला इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। तो एक्सपो सेट क्या है, जो हमारे आकाशीय स्रोत से जो एक्सरे उत्सर्जन होते हैं, ठीक है, तो उनके अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप करने में अनुसंधान करने वाला इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है, जो कितने साल तक काम करेगा, 5 साल तक काम करेगा। कौन? एक्सपो सेट। और एक्सपो सेट का पूरा नाम हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्या है इसका पूरा नाम है एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट मतलब एक्सपो सेट। अब इसके महत्व की बात करें तो एक्सपो सेट एक्सरे स्रोत के रहस्य का पता लगाने, ब्लैक होल के रहस्यमयी जो दुनिया है इसका अध्ययन करने में मदद करेगा। और ये किसकी बात करते हैं, तो ये हमारे जो PSLV C58 है इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब इसकी उपलब्धि की बात करते हैं। इसरो का जो एक्सपो सेट है नासा के इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर, इसके बाद अपनी तरह का विश्व का दूसरा सैटेलाइट है जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक आता है हमारे, इसरो ने किया फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण। इसरो ने क्या किया, फ्यूल सेल तकनीक है इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसरो ने पारंपरिक बैटरी सेल की तुलना में अधिक कुशल और कम लागत वाले नए प्रकार के फ्यूल सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसरो ने वस्तुतः 100 वाट की श्रेणी के पॉलीमीटर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल पर आधारित ऊर्जा प्रणाली मतलब फ्यूल सेल बेस्ड पावर्ड सिस्टम मतलब FCPS, इसको क्या अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEMS में सफल परीक्षण कर लिया है। तो हमने देख लिया इसरो ने क्या किया है, 100 वाट की श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल इस पे आधारित जो ऊर्जा प्रणाली है इसका अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म पर जो POEM है इसमें सफल परीक्षण कर लिया है। बात करें इसे क्या है, PSLV जो C58 है, PSLV C58 के द्वारा 1 जनवरी 2024 को प्रमोचित किया गया था। फ्यूल सेल की टेस्टिंग के दौरान हाई प्रेशर वेसल्स में स्टोर की गई जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की मदद से 180 वाट की बिजली पैदा की गई। तो बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इतना परेशान होने की क्यों ज़रूरत है, क्या कर पाना है हमें, इसका उद्देश्य हमारा है, इस प्रयोग का उद्देश्य पॉलीमीटर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल के प्रचालन को अंतरिक्ष में निर्धारित करना और भविष्य होने वाले जो मानव मिशन है उनके डाटा एकत्रित करके प्रणाली के डिजाइन बनाने में सुविधा प्रदान करना है। अब ये कहाँ काम आएगा हमारा, क्यों? क्योंकि जो हमारा अंतरिक्ष मिशन है हमारा गगनयान, उसमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी। तो गगनयान मिशन में जब भारत
तो ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रह के कई दिनों तक परीक्षण करेंगे। तो उस स्थिति में फ्यूल सेल तकनीक की मदद से हमें इलेक्ट्रिक पावर बनेगी, पीने का पानी बनेगा, ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। इससे क्या पानी भी निकलेगा और जो इतना साफ होगा जिसको अंतरिक्ष यात्री पीने के काम ले सकते हैं। अब हम बात करें, अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को पहला ड्रोन सौंप दिया है। अडानी ग्रुप की कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हैदराबाद में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस जो ड्रोन है ये सौंप दिया है। इस ड्रोन का नाम दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल रखा गया है। तो इस ड्रोन का नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर है। इस ड्रोन को तैयार करने के लिए इजराइल की जो डिफेंस कंपनी है एल्बिट सिस्टम के जरिए किए गए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी मदद मिली है। किसने दिया है? अडानी ग्रुप ने। ये ड्रोन की बात करें तो यह ड्रोन एल्बिट सिस्टम के हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन का एक वेरिएंट है और ये ड्रोन सभी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है और लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो ड्रोन की बात करें तो इसमें किसी भी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, 36 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है और इसको हमारी जो सेना है इसको सौंप दिया गया है। अडानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर 70% स्वदेशी यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पे भी उड़ान भर सकता है, अर्थात इसमें जितना भी सामान लगा है उसमें 70% क्या भारत का ही सामान है और ये 36 घंटे लगातार उड़ सकता है, 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो भारत की काफ़ी काम की चीज़ है। फिर हम बात करते हैं एक और टॉपिक, ये हमारा पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का टॉपिक क्या? पाकिस्तान ने किया फतेह-2 का सफल परीक्षण। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह-2 का उड़ान परीक्षण 27 दिसंबर 2023 को सफलतापूर्वक कर लिया है। फतेह-2 क्या? पाकिस्तान के फतेह-1 का अपग्रेडेड वर्जन है जो 400 किलोमीटर दूरी के किसी भी टारगेट को उच्च सटीकता के साथ भेजने में सक्षम है। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर दूर। सैटेलाइट और इनर्शियन नेविगेशन सिस्टम का एक साथ इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है और एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा भी दे सकता है। कौन? फतेह-2। ये क्या हमारे पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है। न्यूज़ फैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण 24 अगस्त 2021 को किया था जिसकी रेंज लगभग 140 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में बैलिस्टिक मिसाइल हथियार प्रणाली अब्बाबिल का उड़ान परीक्षण भी किया है और इसके एक सप्ताह बाद गौरी वेपन सिस्टम को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो पाकिस्तान की हमने ये देख लिया फतेह-2। बात करें अगली न्यूज़ की तो तेलंगाना में स्थापित होगा भारतीय नौसेना का दूसरा VLF संचार स्टेशन। तो भारतीय नौसेना ने देश में दूसरे बहुत कम आवृत्ति मतलब वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए तेलंगाना को एक प्रमुख आधार के रूप में चुना है। किसके लिए? वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिस्टम के लिए। भारतीय नौसेना का दूसरा VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन तेलंगाना जो विकाराबाद मंडल में पुदुरु के पास दमगुडेम वन क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र वर्ष 2027 तक बनके तैयार हो जाएगा। तो हमारा वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन है ये हमारा 2027 में बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह का पहला स्टेशन हमारे तमिलनाडु के तिरुथेनवेली में INS कट्टाबोम्मन रडार स्टेशन वर्ष 1990 में नौसेना की सेवा में काम कर रहा है। खास बात ये VLF तकनीक मतलब वेरी लो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग नौसेना जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ प्रभावी ढंग से संचार करने में किया जाता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने फरवरी से संबंधित सारे करंट अफेयर्स को देख लिया है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।